नसीम, जी सर। प्रोग्रेस। सर असद चुगताई साहब से मैंने अर्ज किया था ड्रामा लिखने को, फिर बगैर बताए किसी तकरीब में दुबई चले गए। तो कोई मुतबादिल ढूंढा? क्या ढूंढा सर? मुतबादिल, अल्टरनेटिव। ड्रामे का क्या मुतबादिल हो सकता है सर? ओहो, असद चुगताई साहब का मुतबादिल। सर आज नया लफ्ज सीख लिया, मुतबादिल। आपसे मिले तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ड्रामे का क्या होगा, किसी और को फोन करें, बल्कि 3, 4, 5 जितने भी नए पुराने लिखने वाले हैं सबको फोन करें, फौरन स्क्रिप्ट मंगवाएं। 1 मिनट। जी सर। सबको ब्रीफ कर देना कि जरा लाइवली किस्म के ग्लैमरस स्क्रिप्ट चाहिए, ये रोना पीटना नहीं, समझे? कौमी अचीवमेंट्स पर कोई हंसते खेलते खेल, क्या समझे? समझ गया सर। सर आपसे बेहतर इस मौजू पर कौन लिख सकता है? स्क्रिप्ट तो दरअसल कल चाहिए था। चलें 2-3 दिन ले लें। सर आपके पास तो कई स्क्रिप्ट लिख के रखे होंगे। हाँ तो भिजवा दें। अरे नहीं सर, मैं आज ही अपने चीतों को आपके पास भेजता हूँ। वाह क्या अच्छा काम बना है। आपका जवाब नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं टीवी से नसीम बात कर रहा था। वो खान साहब से बात हो सकती है? जी मैं होल्ड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका पुराना खादिम नसीम अर्ज कर रहा हूँ। सर हुकुम क्या? वो 14 अगस्त आ रही है ना, उस पर एक। सर क्या बात कर रहे हैं सर, आपसे बेहतर इस मौजू पे कौन लिख सकता है? सर 5 राइटर से कह दिया, शाम तक वन लाइनर जी स्क्रिप्ट आ जाएंगे। तो कल मीटिंग रख लें आइडियाज को जांचने के लिए। सर परसों रखें, तब तक मैं स्क्रिप्ट भी देख लूंगा। इतना टाइम नहीं है यार, अब वक्त ही कितना रह गया है। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, मैं परसों की मीटिंग के लिए सबको मेल कर देता हूँ। सबको ब्रीफ कर दिया था ना? जी सर। ठीक है। राइटर्स का तो कोई ठीक नहीं है ना सर, नखरे। हालांकि सब हमारे हाथों के बने हुए हैं। ड्रामा लिखना बड़ा मुश्किल काम है सर, क्या आती है उर्दू ज़बान आते आते। लेकिन हमने बड़ी मेहनत के बाद आखिर 5 मुसव्विदे मंगवा ही लिए। ये एक ही राइटर्स के? जी नहीं, 5 टॉप क्लास राइटर्स के हैं सर। सबको ब्रीफ कर दिया था? कैसे? बेहतरीन सर। वैसे मैंने अभी जस्ता जस्ता देखे हैं, नसीम ने पढ़ लिए हैं सर। नसीम जरा ब्रीफ करो। ये पहला मुसव्वदा है। आहा क्या चीज है। अच्छा बिकेगा? बिकेगा जी, आपके होते ना बिके। अच्छा भाई आप सुनाएं। ये लिखा है जी अपने अहमद ईमान अहमद साहब, स्पेशल प्ले के तो माहिर हैं, पहले भी लिख चुके हैं। ये कहानी एक स्कूल की है और स्कूल यहाँ पर मुल्क का सिंबल है। ये तो सिंबॉलिक प्ले होगा फिर। 14 अगस्त का खेल तो सिंबॉलिक ही होगा ना सर। ये तो बात कहने का ढंग होता है। जो बात हम साफ साफ नहीं कहते उसे सिंबॉलिक बना के कहते हैं। देख लें, पिछले 58 साल से ये कौम सिर्फ सिंबॉलिक ड्रामे देखती आई है। 58 साल से नहीं सर, टीवी आज सिर्फ 41 बरस हुए हैं। एक ही बात है। अब चलो सुनाओ। एक स्कूल है जिसकी हालत खस्ता है, टीचर्स लापरवाह हैं और बच्चे आज के बच्चे बन चुके हैं, यानी बर्बाद जी। यहाँ पर एक नौजवान टीचर अपॉइंट होता है। वो देखता है कि स्कूल की हालत तबाह है। उसके आने के चंद रोज बाद एक खत मौसूल। मोहतरमी मुकर्रमी जनाब हेडमास्टर साहब, कौमी प्राइमरी स्कूल स्ट्रेचन रोड कराची। जनाबेली अर्ज है कि अरसे 58 बरस के बाद इस स्कूल के बनाने वाले मुल्क में वापस आए हैं और अपने कायम करदा स्कूल का मुआयना करना चाहते हैं। वो बरोज पीर अपने स्कूल में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है उनका पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। सेक्रेटरी। आज तारीख क्या है? 7। और 1 हफ्ते के बाद इस स्कूल के बानी स्कूल का मुआयना करने के लिए तशरीफ ले आएंगे और
स्कूल की हालत? सर एक हफ्ता बहुत होता है। जवानी के जोश में कहा जा सकता है कि एक हफ्ता बहुत होता है। स्कूल की जो हालत है उसे एक हफ्ता नहीं, एक तिहाई चाहिए ठीक होने के लिए। सर हम ही ने हालत बिगाड़ी है, हम ही संवार लेंगे। ऐसे संभाल लेंगे? न बच्चों में डिसिप्लिन है न टीचरों में। अब आप टीचरों को बदनाम ना करें। जरा किसी बच्चे को कुछ कह दे तो उसके घर वाले पिस्तौलें लेके आ जाते। खाक डिसिप्लिन होगा। और तनख्वाहें इतनी घटिया कि टीचर खुद अपनी नजरों में घटिया हो गए। देखिए, तारीख हमें सबक सिखाती है कि अगर मुल्क का सरबराह शेरशाह सूरी जैसा सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हो तो पूरे मुल्क में अमन अमान हो सकता। वो जी प्रॉब्लम ये है कि हम 2 जमा 2 का हासिल जमा 5 करके कहते हैं कि बस एक ही की तो गलती है। गजब खुदा का, इतनी बड़ी गलती को गलती माना ही नहीं जाता। मैं माफी चाहता हूँ, लफ्ज गलती है। हमारे अरबी के टीचर थे, हाँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, फरमाने लगे जो गलत को गलत पढ़ता है गलत पढ़ता है। हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना होगा सर। ये एक मौका मिला है, इससे फायदा उठाते हुए हमें स्कूल की हालत को बेहतरीन बनाना होगा। ये पूरे स्कूल का मामला है। कैसे ठीक हो जाएगा ये सब कुछ? इमारत खस्ता, रंग गायब, ग्राउंड का बुरा हाल, जी वॉशरूम सड़ान देते हुए, बच्चे हमारे बस से बाहर, ना अदब लिहाज ना डिसिप्लिन। कैसे ठीक हो जाएगा ये सब कुछ? ये तो स्कूल है सर। अगर हम सब मिलकर दयानत और खुलूस से काम करें तो ये पूरा मुल्क एक हफ्ते में ठीक हो सकता है। कैसे? सब मिलकर अपने पिछले गुनाहों की माफी मांगे और आइंदा के लिए बंदे के पुत्र बने। ले, यहाँ सब बुराई पे इकट्ठे नहीं होते तो अच्छाई पे कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। हमने तो यहां हमेशा फव्वारे ही उबलते देखे। खैर, अब करना क्या है? कोशिश। ठीक है, आप ही संभालें ये टास्क। कमेटी बनाएं और शुरू हो जाए, ताकि अगले पीर को इस स्कूल के पानी की आमद पर हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। सब मिलकर मेहनत करते हैं, स्कूल को संवारा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, हत्ता के पीर का दिन आन पहुंचता है। हेडमास्टर साहब सबको फिर से जमा कर। एक मिनट, ये सरियन बेईमानी है। क्या हेडमास्टर साहब का सबको जमा करना? जी नहीं, ये ड्रामा हमें भेजना बेईमानी है। ये पहले हो चुका है। कब? आपके बचपन में। आपको कैसे पता? ये ड्रामा मैं पहले देख चुका हूँ। बताइए, एक पुराने पहले से प्रोड्यूस हो चुके ड्रामे का मुसव्वदा नई बोतल में डालकर भेज दिया। ये तो अदबी बददयांती है। और फिर डायरेक्ट आपको कैसे भेज दिया? स्टेप सेक्शन से होकर आपके पास आना चाहिए था। अगर ये सब कुछ होना है तो फिर हमारा क्या फायदा? भाई, प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी जबरदस्त रीत है। हाँ, वैसे ड्रामा दिलचस्प है और सिंबल भी खूब है। फिर आगे क्या हुआ? सब टीचर्स और तलबा मिलकर स्कूल की सफाई सुथराई में जुट जाते हैं। पीटी, टैबलोस, पढ़ाई जोरों शोर से शुरू हो जाती है और एक हफ्ते में स्कूल की काया पलट जाती है। आखिर स्कूल के बानी की आमद का दिन आ जाता है। सब मुंतजर है। चाय चुनी जा चुकी है। वक्त मुकर्ररा पर सब कतार में खड़े हैं कि एक लिमोजीन आती है। बावर्दी शोफर उतरता है, हेडमास्टर साहब को सैल्यूट पेश करता है और एक खत पकड़ाकर चला जाता है। हेडमास्टर साहब खत पढ़कर गुस्से से थर-थर कांपने लगते हैं। गंदा, बेहुदा, गलीज, रकीक मजाक। क्या हुआ सर? ये खत पढ़ी। मोहतरम जनाब हेडमास्टर साहब, कौमी प्राइमरी स्कूल, जनाब आली, अर्ज है कि इस स्कूल के बानी तशरीफ नहीं ला रहे, क्योंकि वो तो अरसा हुआ वफात पा चुके हैं।
उम्मीद है आप पिछले खत को एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर देंगे। शुक्रिया, वस्सलाम सेक्रेटरी। गजब खुदा का, हम स्कूल की सफाई करते करते तलबा को नस्म ज़ब्त सिखाते सिखाते पागल हो गए और स्कूल के बानी साहब तशरीफ ही नहीं ला रहे। इतनी मुसीबत, इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत, इतनी 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 दरसरी, एक बार पता चल जाए सही ये गलीज मजाक किसने किया है, मैं उसकी तोटी कर दूंगा। वाकई हद होती है, क्या फजूल मजाक किया है। बताइए, सारी मेहनत अकारत की। तारीखी मजाक किया है किसी मस्खरे ने। बड़ा ही मास्टरमाइंड है कोई इडियट। लो जी, गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। सॉरी सर, ये गंदा, रकीक, बेहुदा, गलीज, घटिया, फजूल मजाक मैंने किया था सर। यकीन कीजिए, जिस कदर शर्मिंदा मैं इस मजाक पर हुआ हूं, कभी कोई मजाक करने वाला ना हुआ होगा। मेरा ख्याल था शायद हम स्कूल के बानी के खौफ से ही सुधर जाएंगे, मगर हमें तो अपनी अच्छाई भी अच्छी नहीं लगी। हम सुधरते भी हैं तो किसी लालच की बिना पर, किसी हवस की खातिर, किसी तकब्बुर के लिए। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जाकर तलबा से कह देता हूं कि जाओ और जाकर अपने उन्हीं गलीज क्लासरूम्स में बंद हो जाओ, अपने नज्म ज़ब्त को फिर उसी अफरा तफरी में तब्दील कर दो कि अब हम किसी अच्छाई के लायक नहीं रहे। तो फिर हेडमास्टर साहब को अक्ल आ जाती है और ऐन उस वक्त जब नौजवान टीचर तलबा और तालिबात से मुखातिब होने लगता है तो हेडमास्टर साहब टेक ओवर कर लेते हैं और बच्चों से कहते हैं कि जिस नज्म ज़ब्त का मुजाहरा इस एक हफ्ते में किया गया है, अब उसे हमेशा फॉलो किया जाएगा और यूं ड्रामा एक मुस्बत नुक्ते पर खत्म हो जाता है। ड्रामा तो अच्छा है, मगर जैसे ही क्लाइंट को पता चलेगा कि ये पहले हो चुका है, वो बिदक जाएगा। सर मेरा ख्याल है हमें चरबासाजी और ये पुरानी तहरीरों को डिस्करेज करना चाहिए, और वैसे भी ना इसमें ग्लैमर है और ना हंसी मजाक। हाँ, हंसी मजाक की तो हमारे यहाँ बहुत कमी है। ये आप इतना जलकर क्यों बात कर रहे हैं? उस सारे दिन के थके हारे आदमी को टीवी से भी यही घिसी पिटी नसीहतें सुनने को मिलेंगी तो ताजगी कहाँ से आएगी उसमें? आधा दिन तो हमारे व्यूअर्स का सड़कों पर थकते गुजरता है। दफ्तरों में अलबत्ता थोड़ी बहुत तफरीह से मिलती है, एक दूसरे से हंसी मजाक, चाय, काम तरखाना। मेरा ख्याल है कि इतनी तफरीह काफी होती है ताज़ा दम होने के लिए। खैर, मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता। आइडिया ये था कि कोई अच्छा और तफरीही ड्रामा पेश किया जाए 14 अगस्त को। मेरा ख्याल है कि दूसरा आइडिया भी सुन लिया जाए। जी, वो भी इसी किस्म का होगा, तबलीगी किस्म का, पुराना और घिसा पिटा। भाई पुरानी की खैर है, आखिर शेक्सपियर, बर्नर्ड शॉ, ख्वाजा मोइनुद्दीन, इब्सन वगैरह के ड्रामे बार बार दोहराए जाते हैं। सर ये मॉडर्नाइजेशन का दौर है सर, हमें फरसूदा चीजों को तर्क करना होगा। सॉरी सर, मैं अपने वालिद या दादा को तर्क नहीं कर सकता। ये दादा और वालिद का इस बात से क्या ताल्लुक? वही ताल्लुक जो खानदानी मंसूबाबंदी वालों का उनकी अपनी पैदाइश से बनता है। बहरहाल ये बहस तो बहुत लंबी है, कोई नया आइडिया है तो सुनाइए। जी सर, ये दूसरा ड्रामा हमारे मायानाज ड्रामानिगार अखलाक साहब का है। इस ड्रामे में आज के नौजवान और पाकिस्तान की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले कल के नौजवान का मवाजना पेश किया गया है। वासना? जी, वो कंपैरेटिव स्टडी। ओह सर, ये ड्रामा कुछ यूं है कि ऊपर की आमदनी कमाने वाले एक ब्यूरोक्रेट का बेटा शगल के तौर पे डाकुओं के ग्रोह में शामिल हो जाता है। एक रात लूट के माल में से एक किताब भी बरामद हो जाती है जिसका उन्वान है पाकिस्तान, माजी, हाल और मुस्तकबिल। उस किताब को बेकार समझ के फेंक दिया जाता है, जिसे ये नौजवान उठाकर ले आता है। गॉड से, आखिर तुम्हें अपने बेटे पर एतबार क्यों नहीं है?
कैसे एतबार करूं? तो सुबह 6 बजे घर आया और तुमने उसे सोने दिया। कहाँ रहा है वो रात भर? कल तक ये किताब उसके पास नहीं थी। गोया वो रात भर पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल पर मकाले पढ़ता रहा है। फिर क्यों थी उसके पास ये किताब? तुम इस बात से मुतमईन हो कि वो ये किताब कहीं से उठा लाया है, इसलिए वो नेक और पारसा हो गया है। क्या बुराई है उसमें? उसके लक्षण अच्छे नहीं है, वो आवारा है। कभी उससे भी पूछा? मैंने जब भी पूछना चाहा, तुमने कभी नाश्ते, कभी खाने, कभी उसकी थकावट का कह कहकर मुझे रोका। और मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है, मैं जानता हूं वो किस कुमाश का है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आवारा है, उबाश है, निकम्मा है और शायद मुजरिम भी। How the hell can you say that? इसलिए कि वो मेरा और तुम्हारा बेटा है। जाहिर है हराम की तरकीब देने और हराम कमाने के नतीजे में ऐसी औलाद नसीब होना थी। That is how I can say that he is a criminal. एक मिनट, देखिए इस किस्म के ड्रामे बनाएंगे तो क्लाइंट कभी स्पॉन्सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए हमारी मार्केटिंग खाते पीते लोगों की वजह से होती है जो लग्जरी अफोर्ड कर सके। जब हम उनको बुरा भला कहेंगे, उनमें ही कीड़े निकालेंगे तो कंज्यूमर भी दब जाएगा और यूं स्पॉन्सर अपना हाथ उठा लेगा। ओह, आई सी। ये सबसे अहम बात है। देखें, हमें अपने क्लाइंट्स और अपने स्पॉन्सर्स का ख्याल रखते हुए प्रोग्रामिंग करना होती है। बिल्कुल। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लिखने वाले आखिर हर किस्म की बुराई की जड़ ब्यूरोक्रेट ही को क्यों करार देते हैं। बुरा कहने से कोई नहीं सुधरा करता। गोया बुरे को अच्छा कहें तो सुधर जाएगा। वाह। अभी इस बहस को रहने दें। अब आगे सुनाएं। आप तो कह रहे थे कि आज के नौजवान का और पाकिस्तान बनने से पहले के नौजवान का मुवाजना पेश किया गया इसमें। जी मैं अर्ज करता हूँ। इन ब्राह्मणों से छू जाओ तो ये नापाक हो जाते हैं। इनकी रसोई में कदम रख दो तो सारी रसोई भ्रष्ट हो जाती है। रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी, मुस्लिम पानी की सदाएं हमें अपने अलहदा तशख्खुस का दम बदम एहसास दिलाती हैं। हम किस तरह इनके साथ रह सकेंगे? तो बात ठीक हुई ना, हिंदू अलहदा कौम है, मुसलमान अलहदा, लिहाजा हमारा वतन भी अलग होना चाहिए। मुलाजमतों का भी यही हाल है, तजारत पर भी उन्हीं की इजारादारी है। और नेहरू रिपोर्ट तो साफ साफ कह रही है कि मुसलमानों को हिंदुओं का गुलाम बनकर रहना होगा। समझ में नहीं आता ये अंग्रेज इनकी इन छिचोरी हरकतों को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। अंग्रेजों की भली कही। जब से तिजारती भेड़िया इस मुल्क पर छाए हैं, मुसलमानों को ही तबाह करने पर तुले हुए हैं। उन्हें हम पर हुकूमत करना है तो वो वही करेंगे ना जो उनके मफाद में हो, और मुसलमानों की बेदारी उनके मफाद में नहीं। हिंदू मेजॉरिटी में तो वो बड़ी ताकत का ही साथ देंगे ना। और एक बात कहूं, मुसलमानों की अलहदगी दरअसल हिंदुओं के मफाद में। क्या बक रहे हो हमीद? मैं ठीक कह रहा हूं। ये अलहदगी एक सुहाना ख्वाब है जिसकी ताबीर भयानक होगी। यानी हमारा अलहदा वतन, अलहदा मुल्क एक भयानक ख्वाब है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। वजाहत करो। अगर हिंदुस्तान मुत्तहिद रहता है तो मुसलमानों की हुकूमत कितने सूबों में होगी? 7 या 8। फिर हिंदुस्तान की तमाम अक़लियतें मुत्तहिद होकर हिंदुओं की अपोजिशन में आ जाएंगी। यूं मरकजी असेंबली में कोई बिल बगैर अक़लियतों के पास नहीं हो सकेगा। और ये बात गांधी जी और पंडित नेहरू को मंजूर नहीं। लो जी, ये जो हम अलहदा वतन का नारा लगा रहे हैं, इसे तुम गलत करार दे रहे हो। ये भी सोचो, अलहदा वतन होगा तो हम अपने मामलात आजादी के साथ चला सकेंगे, कोई मजहबी झगड़ा नहीं होगा। तभी तो ये नारा दिया गया है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, हमारा ख्वाब तो यही है, मगर क्या ऐसा हो सकेगा? क्यों नहीं हो सकेगा? क्या सारे मुसलमान पाकिस्तान में बस सकेंगे? ज्यादातर यहां न रह जाएंगे? हाँ, ये तो होगा। जो यहां रह जाएंगे उनका पाकिस्तान कहां होगा?
हिंदू मेजॉरिटी के सामने वो ज्यादा कमजोर ना हो जाएंगे? फिर ये भी सोचो कि इतने बड़े पैमाने पर आबादी का इधर से उधर, उधर से इधर आना जाना लाखों इंसानों के लिए परेशानी का बाइस नहीं होगा? ये किताब बंद करो सर। बॉस ने डिमांड बढ़ा दी है, पर हफ्ते 5 लाख का टारगेट। 5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। कोई ज्यादा नहीं, पौछ लाके किसी भी घर पे हाथ रख दो, इतना तो सिर्फ कैश निकल आएगा। जरूरी तो नहीं हम सिर्फ पौष इलाकों में अपना काम दिखाएं। ये मिडिल क्लास, ये भी कम नहीं। इसका बिताव लग रहा है दूसरे को लूट रहा है। रिश्वत नहीं तो ब्लैक, मिलावट नहीं तो स्मगलिंग, मनशियात नहीं तो दफ्तरों में चोरी, कमीशन नहीं तो मुनाफाखोरी। गर्ज ये कि कौन है जो इस मुल्क को दोनों हाथों से नहीं लूट रहा? मैं तो हैरान हूं, ये मुल्क चल कैसे रहा है? पहिया डलवान पर है, लुढ़क रहा है। मगर छोड़ो, हमें क्या, हमें भी इस लूट में अपना हिस्सा बटोरना है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि आज रात का प्रोग्राम तय किया जाए। शहजाद, तुम अपनी मोटरसाइकिल पे मुझे कोठी नंबर 13 पे छोड़ दोगे। जब तक मैं इर्द गिर्द का जायजा लूं, तुम जाके शहरी को ले आओगे। आज कार्रवाई सिर्फ टीटी से होगी। बॉस का हुक्म है, हथियार बदल के वारदात करो। ये बॉस खुद क्यों शामिल नहीं होता? ओह मैं भी कितना पागल हूं। बॉस तो बॉस है, सॉरी। देखो, ज्यादा बातें ना किया करो और इस किस्म की किताबें भी ना पढ़ा करो। बॉस के बारे में खबरदार आइंदा कोई रिमार्क दिया तो। एक मिनट, ये क्या डिस्कस होने लगा इस ड्रामे में? ये लिखने वालों को पता नहीं है कि बास मौजूदात को पब्लिक में डिस्कस नहीं करना? इस ड्रामे को रिजेक्ट कर दें और इस राइटर को बैन कर दें, हम इनके बगैर गुजारा कर लेंगे। सर ये बहुत बड़े राइटर हैं। होंगे, उनकी बड़ाई स्टेब्लिश करने के लिए हम ही रह गए। अगला स्क्रिप्ट देखें। जरा दम ले जनाब, हम मीडिया हैं, हमारा फर्ज है कि हम हर नुक्ते नजर को आवाम के सामने रखें। आखिर मजहबी और समाजी नुक्ता नजर भी तो। भाई वो और बात है, ये सियासी मामला है। डाके डालना कौन सी सियासी बात है सर? नहीं भाई, ये डिस्कस करना कि पाकिस्तान बनने में सिर्फ हिंदू का फायदा था। ये तो बड़े विजन की बात लिखी है राइटर ने सर। अलहदा वतन लेकर हमें मिला ही क्या है? क्यों, हमने हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश में एक्सेल नहीं किया? अगर हिंदुस्तान मुत्तहिद रहता तो पता क्या होता? हम में से कोई भी जहांगीर खान, शेरजान खान, इमरान खान, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स, जी जावेद मियांदाद, फजल महमूद, कोई भी कुछ ना बन सकता। ये तो खेल का शोभा हुआ, मुल्क के हजारों शोबों में एक। क्यों? हमारे साइंसदान, हमारे एटम बम बनाने वाले, मंगला डैम, तरबेला डैम, हजारों कारखाने, गंदम, चावल, कॉटन, किस किस शोबे में हमने तरक्की नहीं की है? मैं माफी चाहता हूं सर, ये 2-4 डैम तो अच्छे जमानों में बन गए थे। एक कालाबाग डैम 20 बरसों से नहीं बन सका है। गंदम हम अमेरिका से भीख के तौर पे लेते रहे। कारखाने हजारों की तादाद में बंद पड़े। ये हम कुछ गैर जरूरी सी बहस पे नहीं उलझ गए? खैर, इस स्क्रिप्ट को रद्द करें और आगे चलें। सर ये स्क्रिप्ट अपने सौदा साहब ने भेजा है। सर इसका उन्वान है आखिरी मुलाकात। इसकी कहानी कुछ यूं है कि एक वजीर मुमलिकत बराए सेहत, जो अब वजीर सेहत होने वाले हैं, उनके पास एक मुलाकाती आता है और वो उनसे इस्तीफे का मुतालबा करता है। दिलचस्प, क्यों मुतालबा करता है इस्तीफे का? वजीर मुमलिकत बराए सेहत एक मशहूर सर्जन भी है। वजीर मुमलिकत बनने से पहले उसे उसकी तिब्बी खिदमात पर मुल्क का सबसे बड़ा एजाज मिलने वाला था कि एक जाबलग मरीज के ऑपरेशन का मसला सामने आया। इन सर्जन साहब को डर था कि अगर उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन नाकाम रहा तो उन्हें ना एजाज मिलेगा और ना वजारत, क्योंकि उनके दामन पर एक नाकाम ऑपरेशन का धब्बा लग जाए। वाह, क्या अच्छा आइडिया है। फिर इस बात पर यह मुलाकाती उस सर्जन से वजारत से इस्तीफे का मुतालबा करता है कि उसने पेशा वाराना बदयानती की थी। वजीर साहब ये दलील पेश करते हैं कि एजाज और वजारत के जरिए वो एक बहुत बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर कायम करना चाहते थे। तो गोया आपको मारूसन का ऑपरेशन करना चाहिए था? नहीं नहीं? नहीं। तो उससे पहले जो 4 ऑपरेशंस किए थे उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो सेफ केसेस थे। हमें उन दिनों सिर्फ वो ऑपरेशंस करने थे जो कामयाब हो सके। हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते थे। वो वक्त कार्डियोलॉजी सेंटर के लिए जिंदगी और मौत का वक्त था। ओह,
तो गोया आपको डर था कि कहीं मारुसन की मौत आपकी ऑपरेशन टेबल पर ना हो जाए। तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आ रही। वो बात है कसरत तादाद की, मेजॉरिटी का लिहाज आज की जमहूरियत का असले उसूल है। हम एक आदमी को बचाने के लिए बहुत सारे इंसानों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर एक तरफ 10 आदमी डूब रहे हों और दूसरी तरफ एक, तो आप किसको बचाएंगे? अगर मैं उस एक आदमी को बचाने की कोशिश करता और नाकाम रहता तो बाकी के 10 भी डूब जाते। लेनिन ने एक सरहदी मुहाफिज का वाकया लिखा है। वो इस कदर काम करता था कि खुद बीमार रहने लगा। उसे कहा गया कि कम काम करो, मगर वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता था। लेनिन ने उसे सरकारी इमलाक से लापरवाही बरतने पर सख्त तंबीह की, क्योंकि वो काम के दौरान 2 दफा बेहोश हुआ था। बकवास नहीं, वो शख्स अपनी सेहत से गफलत बरतने का मुजरिम था, मगर तुम एक इंसान की सेहत से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी गफलत बरतने के मुजरिम हो। बंद करो जी से। ये क्या आप लेनिन का फलसफा सुनाने बैठ गए हैं? इसका 14 अगस्त से क्या ताल्लुक है? और वैसे भी ये खुश सा ड्रामा है, ना इसमें कोई ग्लैमर है ना कोई मजा है। ये नहीं बिकेगा। ये ड्रामा जरा खतरनाक भी है। क्या खतरा नजर आ गया? भाई आप अब वजीरों को भी अदब बनाने लगे हैं। कौन वजीर बर्दाश्त करेगा? ओह, मैं भूल गया था कि वीआईपीज़ को यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, मेरा ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चैनल पर हमारे कॉम्पियर हजरात हर किस्म के वजीरों के पीछे पड़े रहते हैं। मीडिया आजाद है। बस ये है कि जरा ये लेनिन वगैरह के फलसफे से परहेज जरूरी है। देखिए, इससे बहुत से ग्रुप खफा हो सकते हैं। सर मैं पूछती हूँ, ये ट्राई किस्म के स्क्रिप्ट ही आए सिर्फ? क्यों भाई नसीम, वो अपने कॉमेडी लिखने वाले भी तो बहुत है अब मुल्क में। उनमें से किसी से राब्ता नहीं हुआ? 1-2 को फोन किया था सर। 14 अगस्त का सुनकर कानों को हाथ लगाते सुनाई दिए। ओ नहीं यार, ये लोग अब मजाक में बड़ी अच्छी तंज भी कर जाते हैं और उबुल वतनी पर भी लिखते रहते हैं। वो जी दरअसल सिटकॉम्स, सोप्स और दूसरे मज़ाहिया प्रोग्राम लिखने में इस कदर बिजी हैं कि खुसूसी खेल की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। ये तो कोई बात नहीं बन रही। ड्रामे का क्या होगा? अब मैं सिर्फ 10 मिनट और दे सकता हूँ। मेरी अगली मीटिंग के लोग आ रहे हो। बस सर ये 3 आइडियाज और हैं। तो जल्दी से सुनाएं और किसी नतीजे पर पहुंचे। मैं तो मायूस होती जा रही हूँ। मायूसी गुनाह है। ये गुनाह सवाब कहाँ से आ गए बीच में? किसी भी ड्रामे में ग्लैमर नहीं। इस किस्म के ड्रामे में तो कोई बड़ा एक्टर भी काम करने को नहीं मानेगा। यार नसीम, तुमसे कहा था ग्लैमरस, आगे की उम्मीद दिलाने वाले, अपनी अब तक की कामयाबी पर खुशियां मनाने वाले स्क्रिप्ट चाहिए। ये तुम क्या खुशका उठा के लाए हो? यार एक अरसा हो गया हमें पॉप सिंगिंग को प्रमोट करते हुए, जश्न मनाते हुए, अवार्ड्स के प्रोग्राम में हुल्लड़बाजी करते हुए। कभी कोई संजीदा बात भी कौम को सुनानी है कि नहीं? पर ये हमारा ही चैनल रह गया ये खुश्क नसीहतों भरे ड्रामों के लिए। राइटर साहब से कहें कि ऐसे ड्रामे किसी और चैनल को भेजा करें। ये एक और आइडिया है, अगर ये भी सुन ले तो। जल्दी से सुनाओ यार। ये 5 भाइयों की कहानी है जो एक ही घर में रहते हैं। जब घर के बाबा जी का इंतकाल हो जाता है तो चारों छोटे भाई मिलकर बड़े भाई को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि घर का सरबराह बड़े भाई को होना चाहिए था, तो बड़ा भाई जिद आकर, यार ये तो फिर वही सिंबल वाला मसला बन गया। मगर हम 5 कहाँ हैं? हम तो 4 हैं। सर हम भूल गए कभी 5वां भी हुआ करता था। लेकिन अब जबकि वो 5वां अलहदा हो चुका तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से फायदा। सर माफ कीजिएगा, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। अब तारीख जोग्राफिया का खेल शुरू हो गया। कौन खरीदेगा ये प्रोडक्ट? वैसे मैं स्क्रिप्ट एडिटर साहब से मुत्तफिक हूँ, हमें अपनी तारीख को नहीं भूलना चाहिए। एक तो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में उठना शुरू हो जाता है। क्या रखा है तारीख में? जिस कौम को तारीख से दिलचस्पी न रहे उस कौम का जोग्राफिया बदल जाया करता है। वाह, वेल सेड। जैसा कि हमारे साथ हुआ। चले ये भाइयों वाला रहने दे। कोई और हो तो जल्दी से सुनाए और किसी फैसले पर पहुंचे। ये एक तारीखी बल्कि नीम तारीखी खेल है और दरअसल बड़ा अछूता ख्याल है। आखिरी मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर अंग्रेज बहादुर पर मुकदमा दायर करते हैं। मुल्जिम अंग्रेज बहादुर, तुम पर फर्द जुर्म आयद की जाती है कि तुमने सल्तनत हिंदुस्तान पर गाज़बाना कब्जा किया, तुमने आखिरी मुगल शहंशाह पर झूठा मुकदमा चलाया और मुल्क बदर करने की नाजायज सजा दी। तुमने बरे सगीर के मुसलमानों को फांसियों पर लटकाया,
दोहरे मेयार मुकर्रर किए, अफसरशाही और नौकरशाही को दस्तूर बनाया और यूं अवाम और हुकूमत के कारिंदों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। तुमने अपने पिट्ठुओं को जागीरें बख्शी और आवाज़ हक बुलंद करने वालों को उबूर दरियाए शोर की सजाएं दी। मुख्तसर ये कि तुमने हिंदुस्तान के साथ वो कुछ किया जो तुम इंग्लिस्तान के साथ नहीं कर रहे थे। क्या तुम्हें इन इल्जामात की सेहत से इनकार है? मेरा मौकिल इन तमाम इल्जामात की सेहत से इनकार करता है। मुल्जिम ने खुद जवाब क्यों नहीं दिया? मुल्जिम जबान से नाशना है मिलॉर्ड। कौन सी जुबान से? उर्दू से मिलॉर्ड। फिर उसने इल्जामात कैसे समझ लिए? ये इसकी जहानत है मिलॉर्ड। या ये कि उसे अपने किए की पूरी खबर है? मेरी दरखास्त है कि मुकदमे की कार्रवाई से आपका ये रिमार्क हज़फ कर दिया जाए। दरखास्त मंजूर की जाती है। हमारा ख्याल था मुल्जिम से दू बदू होगी, मगर इसने हस्बे आदत थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट पर इन्हिसार किया है। आप तो अच्छे खासी अंग्रेजी बोल लेते हैं जहां पना। 200 साल की गुलामी में अंग्रेजी ना आती तो क्या अरबी और फारसी आती। 200 साल नहीं जहां पना, 300 साल। ये 2005 है। जरा रुकिए, ये ड्रामा हरगिज नहीं बिकेगा। क्यों? इसलिए कि ये पुराने मौजू पर पुराने स्टाइल का ड्रामा है। आजकल मॉडर्निज्म का दौर है। कोई सास बहू का किस्सा हो तो हमारी खवातीन उसमें दिलचस्पी लेती हैं, और यही खवातीन हमारे व्यूअर्स ही तो हैं। अगर कहानी दिलचस्प हो तो खवातीन भी देखने पर मजबूर हो जाती हैं। देखिए, मैं इस जमाने की बात कर रही हूँ। ऐसे ड्रामे को हमारी मल्टी नेशनल कंपनियां इख्तियार नहीं देंगी। अच्छा जरा आगे तो सुनने दें। वैसे ये दिलचस्प ड्रामा लगता है। ये मुकदमा चलता है और मुख्तलिफ गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मेजर हडसन, तुमने 3 शहजादों को अपने हाथ से फायर करके बरसरेआम कत्ल किया और फिर संगीन से उनके सर तन से जुदा किया। यस, बट तुम सिर्फ प्रिंसेस के बारे में क्यों इतना वरीड होता? उधर तुम बहुत लोगों को कत्ल किया। बराए मेहरबानी जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। तुमने शहजादों को क्यों कत्ल किया? ओह, इट्स अ शॉकिंग एपिसोड, बट अम्यूजिंग एज वेल। क्या मतलब? वेल, हम जनरल साहब से बड़ा मुश्किल से परमिशन लिया कि 2 प्लाटून के साथ बादशाह को अरेस्ट करता। जनरल साहब को डर था कि उधर हजारों सिपाही होएगा और वो हमसे मुकाबला करेगा। बट जब हम मकबरा पे पहुंचा और पोजीशन लिया तो सब कवर्ड निकला, and nobody came out to fight with us, and we were 50 only. But इन प्रिंसेस ने और इनका तलंगों ने हमारा बहुत सारा बच्चा लोग, औरत लोग और जवानों को बेदर्दी से कत्ल किया। हमारा आंखों में खून उतर आया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने अपना रिवॉल्वर से 3 प्रिंसेस को कत्ल किया। So whatever I did it with conviction. I only murdered the murderers. मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। मेजर हडसन, आपने चंद शहजादों और चंद नेटिव्स को मारा, तो क्या यह कार्रवाई बगावत फरो करने के लिए जरूरी नहीं थी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। काहे की बगावत? फाजिल वकील 1857 की जंग आजादी को बगावत का नाम देकर तहरीक की बेहुरमती कर रहे हैं। आका के हुक्म की खिलाफ वर्जी बगावत नहीं तो और क्या कहलाएगी? कौन आका, कौन गुलाम? वैसे वकील इस्तिखासा साहब, बात तो जी लगती है। आखिर छावनी के वो सिपाही जिन्होंने अहकाम मानने से इनकार किया था, वो अंग्रेज के मुलाजिम ही तो थे।
और खुद जहां पनाह अंग्रेज बहादुर के 1 लाख रुपए माहाना के वजीफा खार थे। मिलॉर्ड, मैं दरखास्त करूंगा कि हमारी जद्दोजहद आज़ादी को बगावत का नाम देकर हमारी और हमारे असलाफ की बेइज्जती न की जाए। जनाबे वाला, ये मंतक उस वक्त भी हमारी समझ से बाहर थी और आज भी है कि हम शहंशाह हिंद, अंग्रेज बाहर से आए हुए गासिब, हुकूमत हमारी हो और हम चंद हजार गासिबों के खिलाफ कार्रवाई करें तो हम ही बागी कहलाएं। मिर्जा नौशाद, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक हूँ। मुकदमा कैसा जा रहा है आलम पनाह? वैसे जैसे दूसरे मुकदमे चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, गोया आप भी अंग्रेज बहादुर को कड़ी धूप में घंटों इंतजार कराते जैसा कि वो आलम पनाह को अजियतें दिया करता था। नहीं मिर्जा साहब, अब लोग ज्यादा मुहज़्ज़ब हो चुके हैं। कहा साहब, चंद साल पहले हम आए थे तब तो बिल्कुल मुहज़्ज़ब न थे, बल्कि जबान भी बाजारी किस्म की बोलते थे। आप दरअसल जाहिलों में फंस गए थे। शुक्र है कमरा अदालत तो जाहिलों से पाक है। खैर, अब ऐसा पाक भी नहीं। छोड़े जाहिलों को मिर्जा साहब, हमारी खुशनसीबी आप तशरीफ लाए, कुछ आपसे बात होगी। शुक्रिया। शुक्रिया। मिर्जा साहब, कोई ताजा कलाम आता हो। जहां हम हैं वहां शेर कहने की फुर्सत कैसे? क्यों, क्या बामुशक्कत सुनाई गई है? बामुशक्कत तो हम यहीं झेल गए थे। वहां तो लुत्फ कुछ और है। मौसूफ आज तक यहीं पर मौजूद है। नहीं मिर्जा साहब, इनको गए तो कई बरस हो गए। कहाँ साहब, जब भी आना हुआ हर तस्वीर के पर्दे में इन्हीं को उरियां देखो। क्या मतलब? साहब, एक तो जिसको सुनो फरंगियों की जबान बोल रहा है और तो और अर्जदाश्तें भी फरंगी जबान में। आपके यहाँ का क्या हाल है? ज़ौक़ के हाथ में आपके भेजे हुए तलबनामे की जबान भी अंग्रेजी थी। क्या करें मिर्जा साहब, अंग्रेजी ना बोले तो किसी पे रो भी नहीं पड़ता। मिर्जा साहब, ये सब आपका किया धरा है। धड़ाधड़ इनकी शान में कसीदे लिखकर इनके दिमाग आसमान तक आप ही ने पहुंचाए थे। हम तो मजबूर थे, वो गुलाम थे। जब अपने ही न रहे तो गैरों के आगे ही दस्ते सवाल दराज करना था ना। खैर, हम तो अब बफज़्ल खुदा आज़ाद हैं, अपने मुल्क पर खुद हुकूमत कर रहे हैं। ये सब इसी वजह से तो हो रहा है। क्या? कि हम अभी तक हुकूमत कर रहे हैं जबकि हमें खिदमत करना चाहिए। मैं समझा नहीं। वो मिर्जा साहब, क्या मिसरा था आपका? कुछ ना समझे खुदा करे। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। पूरी मिर्जा साहब, पूरी गजल था। इजाजत। बिस्मिल्लाह। अर्ज किया है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शरअ व आईन पर मदार सहे, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बात पर वह जबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। क्या कहें। वकील साहब, आपकी नजर। इरशाद। आता हूँ। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया है, आता हूँ। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। अर्ज किया है, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह,
क्या अच्छा, क्या अच्छा, बहुत उम्दा। शेर अर्ज है। आलम पना। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। और मक्ताज है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। हाँ, तुमने दिल के तार हिला दिए, यादों के चिराग जला दिए। जहां पर अगर मुशायरा खत्म हो गया हो तो मैं जा सकता। मेजर हडसन, काश तुम आई ही ना होते। अब अगर जा ही चुके हो तो हमेशा के लिए चले जाओ, हमेशा के लिए। वैसे तो बहुत अच्छा जा रहा है ड्रामा, मगर 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 पॉलिसी के खिलाफ है। क्या चीज खिलाफ है? अब यही अंग्रेजों को बुरा भला कहना। भाई बुरे को तो बुरा ही कहा जाएगा। मेरा ख्याल है इतना चलेगा। सर वैसे मेरा ख्याल है हमें ये भी सोचना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियां इस खेल को इश्तिहार दे देंगी। मेरा तो ये ख्याल है कि अपने खिलाफ लिखे ड्रामे को वो इश्तिहार नहीं देंगी। बास काम इश्तिहार के बगैर भी कर लेने चाहिए। जी हाँ, हम तो खजाने लिए बैठे हुए हैं ना, पैसा आएगा नहीं तो लगेगा कहाँ से। मेरा ख्याल है कि पहले पूरा ड्रामा सुन लिया जाए, उसके बाद तो फैसला किया जाए। क्यों भाई, ये आखिरी सीन था? नहीं सर, थोड़ा सा बाकी है। आपका नाम? हाँ भैया, किसी नाम से भी पुकार लो, रमुआ में आम आदमी। आपको समन किस नाम से जारी हुए थे? भाई नाम तो कोई नहीं लिखा था, बस दिल्ली का आम आदमी लिखा हुआ था। यार लोग मुझे पकड़ लाए। 1857 में आप दिल्ली में मौजूद थे? हाँ, मैं तो भाई मियाँ आज भी हर जगह मौजूद हूँ। साफ साफ जवाब दें। इसे नहीं बताइएगा, मैं उस वक्त दिल्ली में मौजूद था। ये वक्त की अदालत है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। भाई मरवाना दीजिए यार। आप डर क्यों रहे? दूध का झला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है भाई। बराह करम वजाहत कीजिए। 1857 में अगर तुम होते ना, ये सवाल नहीं पूछते। कयामत थी कयामत। अरे शाही खानदान तो लुटाई था, हम जैसे कंगले भी नहीं बचे। बच्चे बूढ़े जवान औरतें, किसी को बख्शा ही नहीं इंसाफ बहादुर ने। फंदे बाड़े संगीने तलवारें छुरियां तमंचे, कोई हथियार ऐसा नहीं था जो अवाम पे ना आजमाया गया हो। आखिर आप लोगों से दुश्मनी क्या थी इनको? देखो तो किताब में नहीं पढ़ा क्या तुमने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाई दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम आलम पना का नाम क्यों लेते हैं, आजादी से अपने मामलात खुद क्यों तय करना चाहते हैं। अब जाहिर है किसी लुटेरे और गासिब को ये सूरत हाल अच्छी नहीं लगती, तो हमें मारते नहीं तो हुकूमत कैसे करते। इस तरह कितने आदमी कत्ल किए होंगे इन्होंने? एक जगह तखमीना देखा था भैया, सिर्फ दिल्ली में 27,000 से कम तो नहीं थे भाई। और बाकी मुल्क? वह क्या भाई, तुमने मुझे हिसाब ना समझा हुआ है। अब इससे अंदाजा लगा लो कि कोई सूबा, कोई शहर, कोई देहात, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई नदी नाला, कोई कुआं, शायद ही ऐसा बचाओ जहां लाशों के अंबार ना हो भाई। और आज भी इनके यही हाल है भाई, खुद लाखों को मारते हैं और इनके 50 मर जाएं तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। क्या वो सब मकतूलीन मुजरिम थे? नहीं भाई, यूं समझ लो कि मेरी तुम्हारी जरा सी भी दुश्मनी हो, मैं जाके अंग्रेज बहादुर को मुखबरी कर दूं कि भाई मियाँ ये जंग आज़ादी में शामिल था। तो यकीनन अगले दिन तुम शहीद, और जाते जाते तुम ये कह दो कि मैं भी शामिल था तो मैं भी शहीद। मुझे अब गवाह से कुछ नहीं पूछना। बड़ी मेहरबानी। 1 मिनट। आपका नाम? मैं भाई मियाँ, क्या हर सवाल फिर से पूछा जाएगा जनाबे वाला? मेरे सवाल का जवाब दे। मैं भाई मैं कैसे बताऊं कि अवाम का कोई नाम नहीं होता। कोई उर्फियत? हाँ कही है, सादा लो अवाम, भोले भाले अवाम, निहत्ते अवाम, बेबस अवाम, मजलूम अवाम,
मुफलिस अवाम वगैरह वगैरह। तुमने मलका विक्टोरिया का वो मंशूर सुना या पढ़ा था जो उन्होंने 1 नवंबर सन 1858 को जारी किया? वो भी याद है और उसका मतलब भी। उसमें यह नहीं कहा गया था कि सबको कानून की पनाह हासिल होगी? भाई ये तो सभी कहते हैं लेकिन तुमसे बेहतर कौन जानता है भाई मियाँ कि कानून सिर्फ रियाया के लिए बनते हैं, हाकिमों के लिए नहीं। मंशूर में यह नहीं था कि जब अमन हो जाएगा तो रफ़ाए आमा के काम किए जाएंगे, मसलन सड़कें बनेंगी, नहरें खुदेंगी, रेल तार वगैरह लगेगी। अच्छा, वो जो बाकी के हिंदुस्तानियों को सड़कें खोदने के काम के लिए छोड़ दिया गया था, अब समझा मैं। हाँ भाई, हाँ कहा था भाई, कहा था। तो क्या उस मंशूर पर अमल हुआ था? यकीनन हुआ था भैया। तो गोया अंग्रेज बहादुर ने इस मुल्क में अवाम की हालत बेहतर बनाने पर पूरी तवज्जो दी। हाँ भैया, रेल लगाई, सड़कें बनाई। पहले तो शेर शाह सूरी ने एक छोटी सी सड़क बनाई, कलकत्ता से लेके पेशावर तक। लेकिन ये कोई अहम काम तो था नहीं। असल काम तो भैया आपने किए, आपने, और वो भी यूं कि इन्हें खुद आने जाने में आसानी हो जाए। आवाम को तो भैया ज़िम्नन फायदा होता है। बस शुक्रिया। कुछ और पूछना तो पूछ लो भैया, ना हमें तो पूछने नहीं देते, वरना हम भी मुंह में लंबी जबान रखते हैं। रुकना जरा, ऐसे ये ड्रामा चलेगा कैसे? अब राइटर ने एक आम आदमी के मुंह से बड़ी बड़ी बातें कहलवा दी हैं और ये कैसे जाएंगी? भाई वो जो कुछ भी कह रहा है अंग्रेज के खिलाफ कह रहा है। सर ये तो वही बात हुई, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वो तिये तू गल सुन, लोहे तू कानता। वैसे ड्रामा दिलचस्प है, मेरा ख्याल इसका आखिरी हिस्सा भी सुन लिया जाए। भाई जरा जल्दी, मैं पहले मीटिंग से लेट हो रहा। सर बस ये आखिरी सीन है, तो जल्दी से सुनाओ यार। जैसा कि फिल्मी ड्रामों में होता है, वो कला लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और फिर जूरी के सामने मुकदमे का निचोड़ पेश कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी बहादुर शाह का वकील और अंग्रेज का वकील लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं। आखिर में बहादुर शाह फिर बोलना चाहते हैं, इस पर हंगामा हो जाता है। अगर अदालत इजाजत दे तो ये खाकसार कुछ अर्ज करना चाहता है। अगर वकील सफाई इजाजत दें तो आप शौक से कुछ कह लें। मेरा मौक्कल सफाई के बाद इस तकाजे को दोबारा मौका देने पर मोतरज़ है मिलॉर्ड। आई एम सॉरी आलम पनाह। हम अदालत से इल्तिजा करते हैं कि हमें आखिरी बार जबान खोलने का मौका दिया जाए। हम वादा करते हैं कि इसके बाद हम कुछ न बोलेंगे, कुछ न कहेंगे। अपने खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अदालत आपको चंद अल्फाज कहने की इजाजत देती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दलाइल हो जाने के बाद मुद्दई बोलने का मजाज नहीं। मैं अदालत की तवज्जो ताज़ीरात हिंद की दफा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं पुरजोर अपील करता हूँ, आपको हरगिज इजाजत नहीं मिलेगी। तुम कौन होते हो आलम पनाह की ख्वाहिश पे हारिज होने वाले? हम शहनशाह हिंदुस्तान, साहिब खिराम, खुलदाचियाँ, जन्नत मकान हजरत ज़हीरुद्दीन बाबर अलैहि रहमत के फर्जंद सिराजुद्दीन अबू मोहम्मद बहादुर शाह जफर 1857 में अपनी कबा पर बहुत से नापाक धब्बे बर्दाश्त कर चुके हैं। आज दोबारा उन्हीं गिलाजतों को अपने शफाफ दामन में जगह नहीं देंगे। हम तो चंद बातें सुनाना चाहते थे, सो वो मकसद पूरा हुआ। हमें मालूम था ये अदालत तारीख के मुकदमों को फैसल नहीं कर सकती। तारीख के मुकदमे सिर्फ दियानतदार कौमें फैसल किया करती हैं। इसलिए हम इस मुकदमे को इस अदालत के हब्स से उठाकर तारीख के वसी और फराग दामन में फेंकते हैं। क्या ख्याल है? ड्रामा तो मजेदार है और कारदार भी। मेरा ख्याल है कि अगर ये पहले नहीं हो चुका है तो फिर इसे कर लिया जाए। जरा खुश सा है। सिर्फ खुश की नहीं, कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिलेगा और औरतों की दिलचस्पी का कोई सामान इनमें से किसी खेल में भी नहीं। हत्ता कि औरतों के किरदार भी खाली नजर है। मिसेस हसन, आप ये मानेंगी कि ड्रामे हैं दिलचस्प,
खास तौर पर यह आखिरी बात। लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकूंगी सर, फिर न कहिएगा कि चैनल की आमदनी कम हो गई। देखिए, ये 14 अगस्त का खास खेल है। 14 अगस्त कोई आम दिन नहीं है, ये कौम की जिंदगी का अहम तरीन दिन है। यही तो मौके होते हैं कि हम कौम के एहसास जिम्मेदारी को जगाएं, उन्हें ये बताएं कि हमें अपनी किस गलती को नहीं दोहराना और अपने किस मुस्बत अंदाज को अपनाना है, हमारी कोताहियां क्या हैं और हमारी खूबियां क्या हैं। लेकिन सर, इन सब ड्रामों में हमारी किसी खूबी को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, सिर्फ खराबियां ही खराबियां गिनवाई गई हैं। अपनी खराबी को जान लेने से बढ़कर कौन सी खूबी होगी मिसेस एहसान? इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। बात पर वो ज़बान कटती है, बात पर वो ज़बान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई, वो कहे और सुना करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे